फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने आज भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर वीडियो अपलोड किया है। आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स एकदम नॉर्मल चीज समझते हैं। उनको यह एक मामूली चीज लगती है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कंक्रीट में क्यूरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कि कंक्रीट को क्यूरिंग की कितनी आवश्यकता होती है, क्यूरिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज के वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरिंग के मेथड्स, क्यूरिंग क्यों जरूरी है, क्यूरिंग पर्पस, ये सब टॉपिक आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले समझते हैं कि व्हाट इज क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या है, ये हम पहले जानते हैं। तो दोस्तों, क्यूरिंग यह एक प्रोसेस है जो कंक्रीट सरफेस पे जो मॉइस्चर होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और सीमेंट का हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे क्यूरिंग कहते हैं। कंक्रीट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो टोटली हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए कंक्रीट को क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं हुई तो कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है और फिर क्रैक्स डेवलप शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तो आगे हम समझेंगे कि पर्पस ऑफ क्यूरिंग। तो पर्पस ऑफ क्यूरिंग में जैसे कि मैंने बताया था, हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है सीमेंट और पानी के बीच, वह कंप्लीट करने के लिए क्यूरिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट है, कंक्रीट को मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए क्यूरिंग किया जाता है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर को अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, इसलिए क्यूरिंग की जाती है। अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंकलिंग वाटर। यह एक बहुत कॉमन मेथड है दोस्तों क्यूरिंग करने की। इस प्रोसेस को वाटरिंग भी कहा जाता है और क्यूरिंग को कंस्ट्रक्शन लाइन में लोकल लैंग्वेज में तराई करना, तराई यह भी बोला जाता है। इस मेथड में कंक्रीट के ऊपर पानी के पाइप से पानी डालकर क्यूरिंग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मेथड से अगर आप स्लैब के ऊपर, कॉलम के ऊपर पानी की तराई करते हैं या पानी से क्यूरिंग करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो कंक्रीट सरफेस ड्राई हो जाता है। इसके लिए ये मेथड इतने इफेक्टिव नहीं होती है। आप अपने साइट का देख लीजिए, अगर आपके साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर 24 कॉलम है, 20 कॉलम है, तो एक दिन में तो 20 कॉलम भरे नहीं जाते हैं, लेकिन एक दिन में 5 कॉलम भी अगर भरते हैं तो 4 दिन में आपका कॉलम कास्टिंग हो जाएगा। तो जब आपके 20 के 20 कॉलम कास्टिंग हो गए हैं और जब क्यूरिंग कर रहे हैं, तो जो बंदा पाइप से क्यूरिंग कर रहा होगा वो पहले कॉलम से 20वें कॉलम तक आते आते पहले 5 कॉलम पूरे ड्राई हो गए होंगे। इसके लिए ये मेथड इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर यही मेथड हर साइट पे यूज होती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला कौन सा मेथड है क्यूरिंग करने का? अगला मेथड है दोस्तों पॉन्डिंग। पॉन्डिंग को कंस्ट्रक्शन साइट पे वाटा बोला जाता है। पॉन्डिंग यह एक कॉमन मेथड है दोस्तों, जो कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट फ्लोर या स्लैब के ऊपर यूज की जाती है। इसमें कंक्रीट फ्लोर या स्लैब कास्ट होने के बाद क्रश सैंड और सीमेंट का मोर्टार बनाकर उसका वाटा बनाया जाता है। इमेज में आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा दोस्तों। फिर यह मोर्टार जो वाटा बनाया जाता है वो ड्राई होने के बाद उसमें पानी भरा जाता है, उसी को पॉन्डिंग कहते हैं। इमेज देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि पॉन्डिंग क्या होता है। अगला क्यूरिंग का मेथड है दोस्तों कवरिंग द सरफेस। दोस्तों, आप सब इस मेथड का नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये मेथड में स्लैब को, कंक्रीट फ्लोर को या कंक्रीट सरफेस को कवर किया जाता है। तो ये मेथड में वेट गनी बैग्स जो होते हैं वो स्लैब के ऊपर बिछाए जाते हैं दोस्तों। वेट गनी बैग्स यानी उसको कंस्ट्रक्शन लाइन में बारदान, गोनी, हैसन क्लॉथ ये बोला जाता है। हैसन क्लॉथ का बंडल भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगाकर स्लैब के ऊपर बिछाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये जो गनी बैग्स होती है उसको स्लैब के ऊपर बिछाकर उनको
गीला कर देना होता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो गनी बैग्स है वो पानी को पकड़ के रखती है, घंटों तक पानी पकड़ के रखती है। यह एक बहुत ही कारगर मेथड है दोस्तों क्यूरिंग करने की। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला मेथड है हमारा मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग। मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग मेथड में कंक्रीट का जो सरफेस होता है दोस्तों उसे वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है। मेम्ब्रेन्स यानी एक तरह की थिन शीट होती है। मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग से कंक्रीट के ऊपर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर होता है, वो लॉस नहीं होने देता है। आप सभी ने भी बहुत कंक्रीट फ्लोर को देखा होगा कि उसको एक थिन शीट से कवर किया होता है। प्लास्टिक शीट भी होती है, उसमें वैक्स, रबर, ऐसे बहुत टाइप्स है। तो यह भी एक अच्छी मेथड है दोस्तों। चलते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला हमारा क्यूरिंग का मेथड है स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग में कंक्रीट का जो टेम्परेचर होता है उसे इंक्रीज किया जाता है। यह क्यूरिंग ज्यादातर वेट कंडीशन में यूज होती है दोस्तों। स्टीम क्यूरिंग इस मेथड में कंक्रीट बहुत कम समय में अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और ज्यादातर जो प्रीकास्ट मेंबर्स होते हैं, प्रीकास्टिंग जहां पे होती है वहां पर स्टीम क्यूरिंग ज्यादातर यूज होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि मिनिमम कंक्रीट क्यूरिंग। तो दोस्तों अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होता है। वैसे तो किसी भी कंक्रीट सरफेस को या किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को आप जितना ज्यादा क्यूरिंग करेंगे उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप महीना 2 महीना बस पानी मारते रहें, ऐसा नहीं करना है। हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक कंक्रीट ग्रेड का क्यूरिंग भी डिपेंडिंग होता है, वो हम आगे की स्लाइड में देखने ही वाले हैं। लेकिन वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्यूरिंग में। लेकिन कम से कम 7 दिन का तो क्यूरिंग होना ही चाहिए। जहां पर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज किया जाता है वहां पे कम से कम 3 दिन का क्यूरिंग किया जाता है। IS कोड 456/2000 भी हमें यही कहता है दोस्तों कि मिनिमम 7 दिन का क्यूरिंग होना ही होना चाहिए। और जिस कंक्रीट मिक्स में एडमिक्सचर मिक्स किया जाता है ऐसे कंक्रीट को कम से कम 10 दिन तक क्यूरिंग या तराई करनी चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला स्लाइड है दोस्तों हमारा कि क्यूरिंग टाइम किसके ऊपर, किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स होता है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वही हम अभी देखने वाले हैं। तो क्यूरिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। कौन से टाइप का आपका स्ट्रक्चर मेंबर है उसके ऊपर भी का क्यूरिंग टाइम डिपेंड होता है। साइज एंड शेप ऑफ मेंबर, टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज, कौन से टाइप का सीमेंट यूज किया गया है उसके ऊपर भी क्यूरिंग टाइम डिपेंड होता है। फिर है मिक्स प्रोपोर्शन, आपने कौन सा मिक्स यूज किया है उसके ऊपर भी क्यूरिंग का पीरियड डिपेंड होता है दोस्तों। द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर है उसके ऊपर भी क्यूरिंग पीरियड डिपेंड है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कौन सा ग्रेड यूज किया है उसके ऊपर भी क्यूरिंग डिपेंड होता है। और सबसे लास्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ये सब फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, मालूम होने चाहिए, ताकि कभी भी अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। और साइड पे भी जो वर्किंग इंजीनियर है उनको भी ये बातें मालूम होती है, होनी भी चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसा मुझे लगा, इसके लिए मैंने क्यूरिंग के ऊपर एक वीडियो बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्यूरिंग के बारे में अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।